बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन का काम हमारा जारी है और लास्ट टाइम आप 5.6 एक्सरसाइज कर रहे थे। चैप्टर 5 की लास्ट एक्सरसाइज थी जिसमें हमने सादा से जो इंटीग्रल्स हैं उनको सॉल्व करना सीख लिया है। उसमें जो लिमिट्स हैं और जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं वो हम जान चुके हैं। अब इसे आगे चलना है। सेकेंड ईयर में जिस तरह से आपको पता है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन 3.3 एक्सरसाइज के बाद एक्सरसाइज थी 3.4 जिसमें थी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो उसके रिलेटेड ये है हमारे पास चैप्टर 8 से ये स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम सीखेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं। उसके लिए आगाज़ में एक तो मैंने भी आपको जो सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 3.3 करवाई थी ना, उसमें मैंने आपको टेबल ऑफ इंटीग्रल्स बताया हुआ है। तो ये सेम वही टेबल ऑफ इंटीग्रल्स ये यहाँ पे चैप्टर 8 के स्टार्ट में ना आपको नज़र आ जाएगा और ये वो सारे ही इंटीग्रल्स हैं जो मैं भी आपको वो जो सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 3.3 से पहले करवा चुका हूँ। तो पहला काम आपका ये है कि इन टेबल ऑफ इंटीग्रल्स को आपने याद करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये यहाँ पे सिखाया गया है कि जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं। नंबर एक के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है? इसकी बुनियादी वजह ये है कि जब आपके पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो और उसमें सब्स्टिट्यूशन ना हो सकती हो। सब्स्टिट्यूशन में यही होता था ना कि आप एक रकम को यूलेट करते हैं और उसका डेरिवेटिव या उसके डेरिवेटिव का कुछ हिस्सा उस इंटीग्रल में आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो अगर ऐसा हो जैसे ये आप देख रहे हैं ना कि ये एक इंटीग्रल है, ये x cos x और ये x स्क्वायर e की पावर x। इस इंटीग्रल में ना x का डेरिवेटिव cos x है, ना cos x का डेरिवेटिव x है, ना ही इनका आपस में इंटीग्रल के थ्रू कोई रिलेशन मौजूद है। तो इस तरह के जो इंटीग्रल्स होंगे ना, इनको फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से ही कर सकते हैं और यही हमने सीखना है। और सीखना क्या है कि ये सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 3.4 वाला ही काम है, कुछ उसमें डिफरेंट या मुश्किल इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो हमें ये इसमें करने हैं। तो आइए ज़रा देखें, ये इसका फार्मूला वगैरह लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको बाकायदा क्वेश्चंस पे ले आता हूँ। जैसे ये सबसे पहले जी x cos x, ये सेम इंटीग्रल सेकंड ईयर की बुक में भी मौजूद है। तो अगर हम इसको अटैम्प्ट करें, ये जो पहला है x cos x का इंटीग्रल एग्जाम्पल 1। इसमें इसको मैं i का नाम दे देता हूँ, ये है जी x cos x। तो इसमें हम ना दो फंक्शंस, एक को u कह लेते हैं, एक को v कह लेते हैं, इनके पहला और दूसरा फंक्शन। ये जो x और x की पावर्स होती हैं इनको हम आमतौर पे पहला फंक्शन कहते हैं और जो इसको दूसरा। और आमतौर पे जो पहला फंक्शन होता है वो इस तरह का लिया जाता है जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो, और सेकंड फंक्शन वो लेते हैं जिसका इंटीग्रल्स मौजूद हो। चूँकि जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रल लिया जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, और जो फर्स्ट फंक्शन हम सेलेक्ट करते हैं ना उसका डेरिवेटिव लिया जाता है। तो इसमें करना ये होता है कि सबसे पहले आपने जो पहला फंक्शन है ना उसको सेम एज इट इज़ लिखना है। इसके बाद दूसरी ब्रैकेट लगानी है, फिर ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, इसके बाद ये दो ब्रैकेट्स हैं, यानी कि इनको फिलिंग करनी है। ये वहाँ पे सेकंड ईयर में हम करते हैं कि पहला फंक्शन यहाँ पे लिख लिया और जो दूसरा फंक्शन हमने सेलेक्ट किया हुआ है ना उसका यहाँ पे हमने लिखना है इंटीग्रल। तो आप जानते ही हैं कि cos x का इंटीग्रल क्या होता है जी, sin x होता है। ये सेम जो इंटीग्रल लिखा है ना, ये विद इन दिस इंटीग्रल इधर भी आपने लिख देना जी। और जो पहला फंक्शन था ना उसका इस वाली ब्रैकेट में डेरिवेटिव लिखना है। तो बस ये अप्लाई हो गया। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें, x sin x माइनस यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ sin x। और अगले स्टेप में आप, चूँकि ये प्रोडक्ट नहीं है, एक ही फंक्शन है और इसका इंटीग्रल टेबल में मौजूद है, तो क्या होता है साइन एक्स का इंटीग्रल, वो होता है जी माइनस कॉज एक्स प्लस इंटीग्रेशन करने के बाद आप ये सी लिख देते हैं। तो ये आ गया फाइनल आंसर के एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। तो ये हमने इसको अटैम्प्ट कर लिया। इसी तरह से ये आप देख सकते हैं, ये जो भी इन्होंने नोटेशन वगैरह लगाई हैं आप इसे हट के और डायरेक्ट अप्लाई करें जी कि किस तरह से हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये फार्मूला, ठीक है। इसके बाद ये अगली एग्जांपल है एल एन एक्स। तो इसको देख लेते हैं कि एल एन एक्स का इंटीग्रल हम कैसे लेंगे। पहली बात तो ये है कि ये लग तो यही रहा है ना कि एक ही फंक्शन है, यहाँ पे तो दो फंक्शंस की प्रोडक्ट ही नहीं है। लेकिन आपको अगर याद हो तो
इस ln x का डेरिवेटिव हम जानते हैं 1/x है, लेकिन इसके इंटीग्रल्स का कोई फार्मूला नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो इसमें फिर करेंगे क्या कि हम अपनी तरफ से यहाँ पे 1 साथ में समझ लेते हैं कि ये 1 है, और साथ में 1 डॉट ln ऑफ x, यानी इसके दो फंक्शंस बना लिए। अब किसको पहला और किसको दूसरा फंक्शन लेना है, तो उसमें मैंने आपसे कहा ना कि अभी आप इंटीग्रल जो कर रहे थे, पहला फंक्शन जो आप सिलेक्ट करते हैं उसका यहाँ पे तो सेम वैसे लिख दिया जाता है, और इस ब्रैकेट के अंदर इसका डेरिवेटिव लिखा जाता है। जो सेकंड फंक्शन आप सिलेक्ट करते हैं उसका इंटीग्रल लिखना होता है 2 दफ़ा। तो चूंकि इसका इंटीग्रल अगर मौजूद होता तो हम इसको अभी लिख ना लेते, तो इसका इंटीग्रल मौजूद नहीं है, लिहाजा आप इसको सेकंड फंक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि सेकंड लेंगे तो इसका इंटीग्रल लिखना होगा जो कि मौजूद नहीं। इसलिए फिर आप इसको अब लेंगे पहला फंक्शन, और ये याद रखें कि जब भी ln ऑफ x या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे ना, तो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉग फंक्शंस को हमेशा क्या लेना है, फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करना है। और फिर जो आप पहले आप कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं पहला फंक्शन जो कि यहाँ पे हमने ln ऑफ x लिया, साथ में जो दूसरा फंक्शन है उसका इंटीग्रल लिखना है, माइनस ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसी ब्रैकेट में ये वाला जो इंटीग्रल लिखा है वो यहाँ पे लिख देंगे, और इस आखिरी ब्रैकेट में जो पहला फंक्शन आपने सेलेक्ट किया ना उसका लिखना है जी डेरिवेटिव विच इज़ 1/x। तो ये फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, x ln ऑफ x, ये ज़ाहिर है कि x से कैंसिल हो गया, जस्ट 1 रह गया dx। तो ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर -1 का इंटीग्रल x होता है प्लस c। तो ये हमने दूसरी एग्जांपल इसमें देख ली। इसी तरह से आप देखिए कि इसमें ये थर्ड एग्जांपल है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। अगर इसको मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूँ कि एक्स स्क्वायर ई की पावर क्या था, ई की पावर एक्स। तो जैसे मैंने कहा कि जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो और उसमें ना पहली रकम का डेरिवेटिव दूसरी रकम हो और ना दूसरी का पहली रकम डेरिवेटिव हो, तो फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। लेकिन कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा सेकंड, तो मैंने कहा कि हम एक्स और एक्स की पावर्स को हमेशा फर्स्ट फंक्शन ही लेते हैं, ता वक्त के जब सेकंड फंक्शन लॉग फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, क्योंकि लॉग फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप दूसरा फंक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका फिर इंटीग्रल लिखना पड़ेगा जो कि होता नहीं है। ठीक है, तो x वाली पावर्स को आपने हमेशा पहला फंक्शन लेना है, इसको दूसरा फंक्शन लेना है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब करते हैं तो पहला फंक्शन लिखते हैं विच इज़ एक्स स्क्वायर, और जो दूसरा फंक्शन लिया है उसका क्या करते हैं, इंटीग्रल लिखते हैं। तो e की पावर x का इंटीग्रल भी e की पावर x है, ये टेबल में आपको मिल जाएगा, माइनस ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और जो इंटीग्रल इधर लिखा है वो सेम इधर भी आप लिखेंगे, और जो फर्स्ट फंक्शन था ना उसका आपने लिख देना है डेरिवेटिव, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। तो ये हमारा एक स्टेप हो गया। यहाँ पे आ गया एक्स के ई की पावर एक्स माइनस ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें, और यहाँ पे तरतीब जो एक्स और एक्स की पावर्स होती हैं ना वो हम पहले लिखने की कोशिश करते हैं। अब ये फिर से प्रोडक्ट है, इसमें हम फिर से इसको u और इसको v लेट करेंगे, और दोबारा से इस वाले हिस्से पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगी -2, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये सेम आपने पहला फंक्शन लिखना है, और जो दूसरा फंक्शन है उसका इंटीग्रल लिखना है जो कि दोबारा से e की पावर x ही होता है, और यही वाला इंटीग्रल इस इंटीग्रल के अंदर भी, और जो पहला फंक्शन है यहाँ पे x उसका आखिर में डेरिवेटिव 1 dx। तो बस ये सेकंड लास्ट स्टेप आ गया, x के ई की पावर x माइनस ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई करें -2x ई की पावर x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया +2, और आखिर में रह गया e की पावर x। तो ये नीचे जब आप आएंगे तो ये सेम यहाँ तक लिखेंगे, +2 के बाद e की पावर x का इंटीग्रल लिखना जो कि e की पावर x ही होता है प्लस c। तो ये हमने ये थर्ड एग्जांपल भी सॉल्व करके देख लिया। इसी तरह से आगे है जी नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल e की पावर x cos x, e की पावर x एंड देन cos x। इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, e की पावर x, e की पावर x cos x, इसमें देखें ना तो x वाली रकम है। अच्छा, ये दोनों जो फंक्शंस है ना e की पावर x और cos x, इनके जितनी दफ़ा मर्जी आप डेरिवेटिव ले लें या इवन के इंटीग्रल्स ले लें, तो ये इनके इंटीग्रल्स या इनके डेरिवेटिव का आंसर ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी सूरत में फिर देखें ना, अ, दोनों को फर्स्ट फंक्शन हम ले सकते हैं, दोनों को हम सेकंड फंक्शन भी ले सकते हैं, चूँकि जो फर्स्ट फंक्शन लेते हैं ना उसका डेरिवेटिव लिखना होता है, जो सेकंड फंक्शन लेते हैं उसका इंटीग्रल लिखना होता है। तो ये जो दोनों फंक्शन है दोनों का डेरिवेटिव भी है, दोनों का इंटीग्रल भी है, तो आप किसी एक को ना पहला फंक्शन और किसी एक को दूसरा फंक्शन लेट कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए से
आप पहला फंक्शन लिखेंगे और जो सेकंड फंक्शन है ना cos x, उसका क्या लिखेंगे, इंटेग्रल। cos x का इंटेग्रल sin x होता है, माइनस ये सेम sin x और जो पहला था ना उसका डेरिवेटिव विच इज़ अगेन e की पावर x dx। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया e की पावर x और sin x माइनस ये बन गया e की पावर x और sin x dx। अब दोबारा से इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि पहले स्टेप में हमने e की पावर x को पहला फंक्शन लिया था, तो अभी भी हम इसको ही पहला फंक्शन लेंगे, इसको दूसरा फंक्शन लेंगे। तो ये आपके पास आई बन गया e की पावर x और देन साइन एक्स माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, पहला फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने लगे हैं, सेकंड का लिखना है इंटीग्रल। और आप जानते हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस यही वाला इंटीग्रल दोबारा से विद इन दिस इंटीग्रल, और जो पहला फंक्शन है ई की पावर एक्स उसका डेरिवेटिव जो कि अगेन ई की पावर एक्स ही होता है, और ये ब्रैकेट। तो ये आप जान ही चुके हैं कि इनको बार बार आप करते जा रहे हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो कोई भी इंटीग्रल सिंपल नहीं हो रहा, उसी साइज का इंटीग्रल दोबारा से आता जा रहा है। तो ये असल में रोटेट होके दोबारा से जब इनिशियल इंटीग्रल के इक्वल आ जाएगा ना, तो फिर हम वहाँ पे इसको आई के इक्वल लेट करेंगे। अच्छा, ये माइनस माइनस हो गया प्लस ई की पावर एक्स और कॉस एक्स, ये माइनस और ये तीसरी माइनस ये मिलके बन गया माइनस, और इस इंटीग्रल में क्या रह गया ई की पावर एक्स और कॉस एक्स। आप देखें घूम फिर के दो दफ़ा इंटीग्रेशन करने के बाद इसका ये वाला हिस्सा वही आ गया जो कि स्टार्टिंग इंटीग्रल आई था, तो इसकी जगह पे फिर हम लिख लेंगे आई और प्लस एक सी आप ऐड कर लिया करते हैं, क्योंकि अब आप इसको क्लोज करने लगे हैं। ई की पावर एक्स कॉज एक्स माइनस इसको कर दिया आई प्लस सी, आप इसको लिख, अब ये माइनस आई को उठा के इस तरफ आप ले आओगे, तो आई प्लस आई इस साइड पे, यहाँ से ई की पावर एक्स कॉमन ले लें, ये बन गया साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस सी, ये बन गया ना टू आई। तो आई निकालना है, यानी कि इंटीग्रल आई की वैल्यू थी, ये टू दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ई की पावर एक्स बाई टू, देन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस सी बाई टू। देखो सी बाई टू जो आएगा वो कांस्टेंट ही होगा ना, कोई नया, उसको आप सी डैश का नाम दे दें। तो ये इस वाले इंटीग्रल में आपने देखा कि जितनी दफ़ा मर्जी आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर लें तो आपका इंटीग्रल सिंप्लीफाई होके कोई सिंप्लीफाइड आंसर नहीं दे रहा। तो जब ये रोटेट होके दोबारा से ओरिजिनल इंटीग्रल के इक्वल आ जाएगा, तो उसकी जगह पे फिर आप आई लिख देंगे, उस आई को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, टू आई बनेगा, फिर आई निकालने के लिए टू से आप कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो ये वाली थी एग्जांपल 4। इसके बाद है ये एग्जांपल 5। इसमें भी ये दिखाया गया है कि जब आपके पास काज की कोई पावर हो ना, तो उसको इस तरह से ब्रेक कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे काज की पावर n माइनस वन इंटू कॉज एक्स, और देन उस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, और देन ये जो उसने आंसर और ये जो रिजल्ट निकाला हुआ है, ये दरअसल चूँकि एन की कोई भी पावर हो उसके लिए है ना, तो इस तरह के फार्मूलों को जिसमें किसी एक इंटीग्रल को सॉल्व करने का जर्नल पैटर्न दिया होता है ना, उसको कहते हैं रिडक्शन फार्मूलाज, रिडक्शन फार्मूलाज। तो अभी इसको हम अवेलुएट करते हैं, और ये जो रिडक्शन फार्मूलाज हैं ये साइन की पावर है, काज की पावर, टेन की पावर, सीकेंट कोसेकेंट वगैरह सबके लिए अवेलेबल हैं। तो फिलहाल जो हमारे सामने है इसको करके देखते हैं। ये गालिब एग्जाम्पल 5 है कि कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स, तो इसको आपने ब्रेक कर लिया, ये लिख लिया कॉस की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आप इस पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना चाहते हैं, सोचें किसको पहला और किसको दूसरा फंक्शन लें। जो पहला लेंगे उसका डेरिवेटिव लिखना है, और जो दूसरा लिखेंगे फंक्शन सेलेक्ट करेंगे उसका इंटीग्रल लिखना है। तो ज़ाहिर है यहाँ पे इस वाले हिस्से का इंटीग्रल नहीं लिखा जा सकता, तो इसको आप ना ले लें फिर पहला फंक्शन, लेकिन इसका डेरिवेटिव लिखा जा सकता है, इसको ले लें आप दूसरा फंक्शन, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स परफॉर्म करें। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट फंक्शन लिखा cos की पावर n माइनस वन इंटू एक्स, और जो दूसरा फंक्शन है ना cos x, उसका मैंने लिखा इंटीग्रल जो कि sin x होता है, माइनस यही वाला इंटीग्रल दोबारा से, और ये जो पहला था ना इसका लिखना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में क्या करेंगे, इसकी पावर सबसे पहले आएगी, फिर इसकी पावर में से वन माइनस करेंगे, और फिर जो इसकी बेस है पावर के नीचे क्या है cos x, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे जो कि क्या होता है माइनस साइन एक्स। ओके जी, ये आई बन गया किसके इक्वल, cos की पावर n माइनस वन इंटू एक्स साइन एक्स। अब आप इसमें से n माइनस वन और ये माइनस माइनस हो गया प्लस,
ओके, ये हो गया प्लस। इसके बाद आपने n माइनस वन को बाहर निकाला। यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्केयर एक्स हो गया। तो जो साइन स्केयर एक्स है ना, इसको हम लिखेंगे वन माइनस कॉस स्केयर एक्स। ये बन गया वन माइनस कॉस स्केयर एक्स इंटू कॉस की पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। राइट, फर्दर हम इसको लिखेंगे कॉस की पावर n माइनस वन इंटू एक्स और साइन एक्स प्लस n माइनस वन। अच्छा, अब वन से इसको मल्टीप्लाई कर दें, बन गया कॉस की पावर n माइनस टू इंटू एक्स और माइनस ये जब इसे मल्टीप्लाई होगा ना तो इसकी पावर और इसकी पावर ऐड हो जाएंगी और ये बन जाएगा कॉस की पावर n एक्स साथ में डी एक्स। अब इसके दो इंटेग्रल बना लें, इनको आप सेपरेट कर लें। कॉस की पावर n माइनस वन इंटू एक्स साइन एक्स प्लस n माइनस वन इंटू ये आप कर लें cos की पावर n माइनस टू इंटू एक्स डी एक्स और माइनस आप कर लें n माइनस वन इंटू क्या आ जाएगा, n माइनस वन इंटू ये क्या आ जाएगा cos की पावर n एक्स और ये क्या है, ये वो स्टार्टिंग इंटेग्रल है, इसकी जगह पे आप i लिख देंगे, ये बन गया i। इस वाले को आप उठा के इधर ले आए, ये बनेगा i प्लस n माइनस वन इंटू आई और इस तरफ क्या है जी cos की पावर n माइनस वन इंटू एक्स साइन एक्स प्लस n माइनस वन इंटू कॉस की पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। अब ये जब आप इसमें इन दोनों में से i कॉमन लेंगे ना तो ये वन कॉमन आएगा ब्रैकेट में और प्लस n माइनस वन, ये वन माइनस वन से कट जाएगा, ये बन गया एन आई और एन आई में से जो n है ना वो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा इस तरह से cos की पावर n माइनस वन इंटू एक्स साइन एक्स ओवर n प्लस इससे भी डिवाइड हुआ n माइनस वन ओवर n और देन cos की पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। तो ये वो रिडक्शन फार्मूला आपके सामने आ गया। रिडक्शन फार्मूला जो है ना वो आपने किसका बनाया है, इसके इंटेग्रल का cos की पावर एन एक्स का। इसका मतलब ये है कि cos की कोई भी पावर आपको दे दी जाएगी तो उसको आप हल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे cos की पावर थ्री ले देता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस वाले फार्मूले में आपने जिधर जिधर रहना है वहाँ पे आपने थ्री लगाते जाना। इधर लगाओगे तो ये थ्री माइनस वन हो गया टू एक्स और देन साइन एक्स, नीचे n लिखना है, n से मुराद ये वाली पावर थी वो थ्री प्लस अब ऊपर भी n माइनस थ्री यानी कि थ्री माइनस वन हो गया टू, टू बाई थ्री और देन कॉस इसकी n माइनस टू आपने करना। तो ये थ्री में से टू माइनस किया तो ये सिर्फ कॉस एक्स रह गया और कॉस एक्स का इंटेग्रल आप अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स। यानी कि ये जो रिडक्शन फार्मूला हमने बनाया है ये अब कॉस की किसी भी पावर के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे इंटेग्रल्स का एक जर्नल सा रिजल्ट है वो इसमें इन्होंने दिया। इसी तरह से जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना उनकी पावर्स के रिडक्शन फार्मूलाज भी हैं वो आगे हमारे सामने आते जाएंगे। ओके, ये इन्होंने जैसे मैंने ओपन किया है ना ये रिडक्शन फार्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। तो इसके बाद ये इसकी न्यूमेरिकल एप्लीकेशन भी है। ये चले हम एक्सरसाइज में इसके सेक्शन के साथ इसको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें ये एग्जांपल 6 है, इस तरह के हमने पीछे भी किया है ना, एरिया अंडर द कर्व, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड द एक्स एक्सिस फ्रॉम दिस x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4 के एरिया अंडर द कर्व निकालें इस कर्व का फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4। तो मैं लिख लेता हूँ इसको y इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स, y इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स और x की वैल्यू गालवन 0 से 4 तक है। इसको चेक करते हैं फ्रॉम x। अब इसमें ये था कि देखना ये था कि ये जो 0 से 4 तक है, ठीक है, इसके दरम्यान जो कर्व है वो कहीं एक्स एक्सिस को कट तो नहीं कर रही। बास का इसका कुछ हिस्सा नीचे और कुछ हिस्सा ऊपर हो सकता है। उसके लिए ना हम y को 0 के इक्वल पुट करते हैं, यानी कि वो वाली वैल्यूज जहाँ पे ये फंक्शन 0 हो सकता है वो निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा एक्स ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए दो रकमों का प्रोडक्ट 0 है, ये जो ई की पावर एक्स या ई की पावर माइनस एक्स वाली रकम कभी भी 0 नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 0 होगी, मतलब वो वाली वैल्यू जहाँ पे y 0 हो सकता है वो 0 ही है जो कि उसने ऑलरेडी दिया। मतलब 0 4 के दरमियान जो कर्व है ना वो एक ही डायरेक्शन में और ये अबाव डायरेक्शन में है। तो कैसे अबाव डायरेक्शन में आप 0 to 4 के दरमियान कोई सी भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो y का आंसर पॉजिटिव आएगा। मतलब ये कि अगर आप ये टेबल बनाएं x और y
यहाँ पे x की वैल्यू आप 0 लें और x की वैल्यू 4 लें और x की वैल्यू कोई और लें, तो हर दफ़ा आपका आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है ना, आप पुट करके देख लें। इसका मतलब ये है कि कर्व x एक्सिस के अबव है, तो उसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 4 और y dx, यानी कि 0 to 4 y की जगह पे क्या आ गया, x e की पावर माइनस एक्स। अब ये असल में सिचुएशन वही आ गई ना कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस तो हमने इस तरह के पहले भी किए, लेकिन ये जो सिचुएशन प्रोड्यूस हुई है ना, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगनी है। तो इस x को आप पहला फंक्शन लें और e की पावर माइनस एक्स को दूसरा फंक्शन लें और इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दें। ये लिखें पहला फंक्शन और दूसरे का इंटीग्रल, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल होता है e की पावर माइनस एक्स और माइनस वन, माइनस सेम यही वाला इंटीग्रल e की पावर माइनस एक्स और माइनस वन, और जो पहला था उसका डेरिवेटिव जो कि 1 है और dx। चूँकि यहाँ पे साथ में लिमिट्स भी हैं, तो जिससे सेकंड इंटीग्रल ले लिया गया है वहाँ पे लिमिट अप्लाई हो जाएंगी और जिससे का लेना है उसके साथ ये लिखी जाएगी। ओके, तो फर्दर ये जो माइनस है ना, इसको आप ऐसे साइड पे कर लें और यहाँ पे लिमिट्स लगाने लगे हैं एक्स ई की पावर माइनस एक्स पे 4 to 0, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये बन गया इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 4 ई की पावर माइनस एक्स। अब ये एक ही फंक्शन रह गया जिसका इंटीग्रल भी हम लिख सकते हैं। मैं इस वाले से पर लिमिट्स भी लगाने लगा, ये पहले अपर लिमिट, ठीक है, यानी कि 4 ई की पावर माइनस 4, फिर माइनस नीचे वाली 0 लगाओगे तो ये एक्स 0 हो जाएगा, ये सारी रकम 0 बन जाएगी प्लस। अब इससे सेकंड इंटीग्रल क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर माइनस एक्स ओवर माइनस वन, और साथ ही इस पर आप ये लिमिट्स लगा देंगे। ठीक है, ये बन गया -4 ई की पावर -4 और ये माइनस बाहर, और इसमें भी ई की पावर माइनस एक्स में आप लिमिट्स लगाइएगा तो ई की पावर -4 माइनस 1, क्यों कि ई की पावर -0 क्या होगा, ये ई की पावर 0 ही है और ई की पावर 0 1 होता है। तो ये इसका एक आंसर सा आपके सामने आ गया, और +1 जिसको आप कहेंगे -5 ई की पावर -4 +1। तो ये कि ये जो एप्लीकेशन आपने एरिया अंडर द कर्व की ना, इसमें जो इंटीग्रल इन्वॉल्व हुआ ना, उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी पड़ी। एरिया अंडर द कर्व का कॉन्सेप्ट वही है जो पीछे हम चैप्टर 5 में भी हमारा जारी था। तो ये इसका न्यूमेरिकल आंसर भी इन्होंने निकाल लिया हुआ है, तो कैलकुलेटर से ई की पावर ये टाइप करके फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये आगे भी है कि टेबुलर इंटीग्रेशन क्या है, कि जैसे बार बार हमने इस वाले इंटीग्रल को पहले हल कर लिया है। ये जो आप देखें ना कि शुरू में ऊपर हम इस वाले इंटीग्रल को हल करके आए, एक्स के की पावर एक्स वाला इंटीग्रल, ये वाला, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा और शॉर्टकट कह रहा है कि ये इस तरह के टेबल बनाए जा सकते हैं, तो वो नहीं हम बनाएंगे, वो जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी ना तो कर लेंगे। फिलहाल आप इंटीग्रेशन में पार्ट्स के जरिए से इसको देखेंगे। ये वही पुराना इंटीग्रल है जो ऊपर गुजर गया है, तो वो हल कर लिया है, जब इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत पड़ेगी हम कर लेंगे। इसमें भी ये देखेंगे एक्स क्यूब साइन एक्स, इस इंटीग्रल को मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एक्स क्यूब साइन एक्स, 8 एग्जाम्पल। इसमें देखो मैंने कहा कि ऑलवेज एक्स और एक्स की पावर्स को पहला फंक्शन लिया करें जब तक कि दूसरा फंक्शन लॉग फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना हो। तो ये पहला फंक्शन मैंने लिख लिया एक्स क्यूब, और दूसरे का मैंने लिखना है इंटीग्रल जो कि माइनस काज एक्स होता है, माइनस यही वाला इंटीग्रल दोबारा से, और देन जो पहले वाला फंक्शन था ना उसका लिख लिया डेरिवेटिव। तो अब इंटीग्रल मुकम्मल तौर पे हल तो नहीं हुआ, लेकिन ये -1 + 3 को बाहर निकाल लें, लेकिन जो इंटीग्रल आया ना वो उसी तरह का ही है कि कॉस फंक्शन, लेकिन इसमें एक्स की पावर कम हो गई है। अब आप इस पर दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, ये ऐसे ही लिखा जाएगा +3 ब्रैकेट लगा लें पहली रकम, दूसरी का इंटीग्रल, अब कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एक्स होता है, माइनस ये वाला इंटीग्रल विद इन दिस इंटीग्रल, और जो पहला था उसका डेरिवेटिव 2x dx, और देन ये आपने लिख दिया। सेम इसको दोबारा से लिखिए, एक्स क्यूब कॉस एक्स +3 x² साइन एक्स, ये माइनस ये 3 2 बन गया 6, और देन x साइन एक्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर से आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करनी होगी। यहाँ तक की रकम आप सेम लिख लीजिएगा, -6 के बाद ब्रैकेट लगाएं, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पहला फंक्शन लिखें और दूसरे का इंटीग्रल माइनस का एक्स माइनस ये वाला इंटीग्रल इधर, और जो पहला था ना उसका डेरिवेटिव 1 dx।
तो ये सेम आप ऐसे ही लिखते आए, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6x कॉज एक्स। अब ये माइनस और ये माइनस 3 दफ़ा आ गई, -6 और देन रह गया कॉज एक्स। और कॉज एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? अब इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स नहीं होनी, अगले स्टेप में इसका डायरेक्ट आपने इंटीग्रल लिख देना है -6 साइन एक्स, और इसे पिछली रकमें सेम आएंगी। तो ये हमने इसको अटैम्प्ट किया। ओके, इसके बाद भी आप यही वाली जो प्रैक्टिस है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसको इस पे इम्प्लीमेंट करना है। एक्सरसाइज है 8.1, इसमें यही चीज़ें जो अभी आपने अप्लाई की इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये क्वाइट इजी हैं। इनको उसी तरीके से जैसे ये इन्वर्स है ना, इनमें साथ में 1 लगा लेंगे, और इन्वर्स वाले फंक्शन को मैंने जैसे पहले कहा कि पहला फंक्शन लेना होता है, क्योंकि दूसरा नहीं ले सकते, दूसरा लेंगे तो उसका इंटीग्रल लिखना पड़ेगा, तो इंटीग्रल तो मौजूद ही नहीं है ना, इसलिए तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने की तरफ आ रहे हैं। तो जितने भी जहाँ पर भी इन्वर्स आएंगे किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के या लॉग फंक्शन, तो उसमें उनको आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे और दूसरे को सेकंड रखना पड़ेगा। अदरवाइज आप देख लेंगे एक्स को पहला फंक्शन और अदर को दूसरा फंक्शन लेना है। तो इन सारे क्वेश्चंस में आप कीजिएगा। तो आपने ये आज के लिए क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज 8.1 के 1 से लेकर 24 तक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे चलेंगे। ये ना समझें कि जी ये हमने 5 चैप्टर से डायरेक्ट 8 पे आ गए हैं। असल में इंटीग्रेशन का काम आपको सिखाना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन चूँकि प्रीवियसली हो गई है। तो जो चैप्टर 6 और 7 में जो चीज़ें हैं ना, वो थोड़ी सी तरतीब से हट गई हैं। तो ये अगला स्टेप था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, तो इस पे आ गए हैं। ये हम इसकी 2-3 एक्सरसाइजेस करेंगे, फिर वापस जो हमारे रिमेनिंग सेक्शंस हैं ना, उनको भी कंप्लीट करेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।